Hello everyone. My name is Sarang and welcome to the Sarang More's Pharma Academy. तो आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं डिफरेंट कमिटीज इन द हॉस्पिटल फॉर द डी फार्मेसी एग्जिट एग्जामिनेशन 2022 और सब्जेक्ट का नाम है हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी। तो बढ़ते हैं फर्स्ट पॉइंट के ऊपर। हॉस्पिटल is the huge organization. A single person cannot operate the whole functionality of hospital of its own. To perform every function, the hospital composes number of committees to carry out functions and to take proper decision. तो हॉस्पिटल, आप सभी ने हॉस्पिटल का कहीं ना कहीं कभी ना कभी उसका विजिट किया होगा। तो हॉस्पिटल एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन रहती है। तो एक सिंगल इंसान या फिर एक सिंगल प्रोफेशनल इंसान सारे फंक्शंस कैरी आउट नहीं कर सकता या फिर सारे स्टैंडर्ड्स को मेंटेन नहीं कर सकता। इसीलिए हॉस्पिटल का ये काम होता है कि वो किसी भी कमेटी का गठन कर सके ताकि जो भी हॉस्पिटल मैनेजमेंट है वो बहुत ही स्मूथली रन कर सके, ताकि जो हेल्थ सर्विसेज है वो बहुत ही सटीक और बहुत ही अच्छे तरीके से पेशेंट को डिलीवर कर सके और साथ ही साथ एक प्रॉपर डिसीजन भी ले सके। तो ऐसे कौन से कमिटीज रहती है जो कि हॉस्पिटल गठन करता है, जिसके वजह से जो हॉस्पिटल मैनेजमेंट है वो स्मूथली वर्क करती है। तो सबसे पहली कमेटी है हॉस्पिटल एंड थेरेपेटिक कमिटी, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में पीटीसी भी बोलते हैं। सेकेंड है क्वालिटी इंप्रूवमेंट कमिटी। तो क्वालिटी इंप्रूवमेंट कमिटी का सिर्फ एक ही रोल होता है, जो भी हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करती है कोई भी हॉस्पिटल अपने पेशेंट को, तो उसके क्वालिटी को इम्प्रूव करना या फिर बेहतर करने की कोशिश में ही क्वालिटी इम्प्रूवमेंट कमिटी अपना पूरा योगदान देती है। उसके बाद जो भी इन्फेक्शन रहता है उसको कंट्रोल करने का काम इन्फेक्शन कंट्रोल कमिटी करता है। उसके बाद नेक्स्ट फार्मेकोथेरेपेटिक कमिटी। तो फार्मेकोथेरेपेटिक कमिटी का यह रोल होता है, जो भी ड्रग्स या फिर मेडिसिन कोई डॉक्टर किसी पेशेंट को प्रिस्क्राइब करता है उसको मॉनिटर करने का काम फार्मेकोथेरेपेटिक कमिटी करती है। डिजास्टर एंड इमरजेंसी प्रिपेयरनेस कमिटी, जो भी अगर कोई आपातकाल आता है या फिर कोविड-19 जैसी पैंडेमिक या फिर ऐसी सिचुएशन अगर आगे जाके उभरती है तो उसको हैंडल करने का काम डिजास्टर एंड इमरजेंसी प्रिपेयरनेस कमिटी करती है। एथिक्स कमिटी और सबसे लास्ट है ग्रीवांस रिड्रेस एंड डिसिप्लिनरी एक्शन कमिटी। तो आगे बढ़ने से पहले मैं फिर से ये बता देना चाहता हूँ कि ये कोई डिटेल वीडियो नहीं है, ये सिर्फ एक रिवीजन वीडियो है फॉर दी एग्जिट एग्जाम 2022 और सब्जेक्ट का नाम है हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी। तो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहली कमिटी, हम सिर्फ दो ही कमिटी के बारे में पढ़ने वाले हैं, एक है पीटीसी और सेकंड है हॉस्पिटल फॉर्मूलरी। तो क्योंकि मैं इन्हीं दो कमिटी के बारे में डिटेल में पढ़ाना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इन दो कमिटी के ऊपर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्जिट एग्जाम में। तो पीटीसी की डेफिनेशन देख लेते हैं। द हॉस्पिटल has an organization responds to rational use of drugs by erecting a committee which formulates the policies regarding the therapeutic use of drugs। तो पीटीसी का ये रोल रहता है, जो भी ड्रग्स अगर कोई डॉक्टर किसी पेशेंट को प्रिस्क्राइब कर रहा है उसको रेगुलेट करने का काम, या फिर अगर कहीं पे कमी महसूस होती है उस ड्रग के रिगार्डिंग में तो उसके लिए कोई पॉलिसीज या फिर कोई रूल्स या फिर रेगुलेशन को फ्रेम करने का काम फार्मेसी एंड थेरेपेटिक कमेटी करती है। तो फार्मेसी एंड थेरेपेटिक कमेटी का गठन किन लोगों से होता है या फिर किन प्रोफेशनल लोगों से होता है? तो सबसे पहला रहता है
3 फिजिशियन या फिर 3 डॉक्टर, उसमें से एक होना चाहिए जनरल सर्जन, सेकेंड होना चाहिए एनेस्थेटिस्ट और थर्ड होना चाहिए जनरल मेडिसिन। उसके बाद फार्मासिस्ट, नर्सिंग स्टाफ और एडमिनिस्ट्रेटर। तो ऐसे मिला के लगभग 6 लोगों को मिलाकर पीटीसी का गठन होता है। तो उसमें पहला रहते हैं 3 डॉक्टर, उसके बाद है फार्मासिस्ट, नर्सिंग स्टाफ और एडमिनिस्ट्रेटर। एडमिनिस्ट्रेटर मतलब जो हॉस्पिटल का एडमिनिस्ट्रेटर है उसमें का एक मेंबर एज अ पीटीसी का मेंबर इलेक्ट किया जाता है। उसके बाद हम देखेंगे फंक्शंस ऑफ पीटीसी। तो पहला है टू एडवाइज द मेडिकल स्टाफ एंड हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर इन मैटर रिलेटेड टू यूज ऑफ ड्रग। तो जो भी हॉस्पिटल के जो स्टाफ रहते हैं जैसे कि वार्ड बॉय हो गए, नर्सेस हो गए, या फिर जो ओटी टेक्नीशियन हो गए, एक्सरे टेक्नीशियन हो गए, उनको ड्रग के बारे में बताना, उनके यूज के बारे में बताना, उनके एडवर्स ड्रग रिएक्शन के बारे में बताना। सेकेंड है to establish and develop a suitable educational schemes to improve professional staff on matters on related to use of drugs। तो बहुत बार ऐसे होता है कि जो नए ड्रग्स का इन्वेंशन होता है या फिर डिस्कवरी की जाती है, उन ड्रग के बारे में लोगों को या फिर जो प्रोफेशनल स्टाफ रहता है, नर्सेस, वार्ड बॉय या फिर डॉक्टर्स, जो जो भी टेक्नीशियंस रहते हैं, उनको उन नए ड्रग के बारे में आगाह करने का काम पीटीसी करती है टू कंपाइल एंड डेवलप formulary of drugs and prescription accepted for use in hospital। जो भी ड्रग्स रहते हैं, एक लिस्टेड ड्रग्स रहते हैं या फिर एक गिने चुने ड्रग्स रहते हैं, उनको एक कंपाइल करना एक फॉर्मूलरी में, और यही वो डॉक्टर को एज अ रिगार्डिंग या फिर रेफरेंस के लिए देते हैं। ये पीटीसी का काम रहता है। उसके बाद नेक्स्ट to study the problems related to drugs distribution and administration of drugs used in hospital। अगर किसी दवाई की या फिर मेडिसिन की अगर डिमांड बढ़ रही है तो उस डिमांड को पूरी करने का काम पीटीसी करता है, और साथ ही साथ उसको रेगुलेट करने का, आने वाले समय में अगर इसकी डिमांड और बढ़ रही है तो उसका जो स्टॉक है या फिर उसका जो लीडिंग स्टॉक है वो मेंटेन रखने का काम पीटीसी करता है। अगर कोई एडवर्स ड्रग रिएक्शन दिखाता है कोई ड्रग, तो उसको मॉनिटर करने का काम भी पीटीसी करता है। टू रिकमेंड द स्टॉक ऑफ ड्रग्स इन हॉस्पिटल फॉर पेशेंट केयर। तो मैंने पहले ही बता दिया कि अगर किसी ड्रग की डिमांड आगे जाके बढ़ने वाली है या फिर बढ़ सकती है तो उसका स्टॉक मेंटेन करने का काम पीटीसी करता है। टू एडवाइज द फार्मेसी इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इफेक्टिव ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंट्रोल प्रोसीजर। तो एक ही उसका मीनिंग हो गया कि जो भी ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है उसको रेगुलेट करने का काम पीटीसी करता है इन द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ फार्मासिस्ट। उसके बाद रोल ऑफ पीटीसी इन एडवर्स ड्रग रिएक्शन। तो एडीआर में पीटीसी का क्या रोल हो सकता है? तो अगर कोई नर्स या फिर वार्ड बॉय किसी पेशेंट को ड्रग एडमिनिस्टर्ड कर रहा है और वो पेशेंट उस ड्रग को एक साइड इफेक्ट दिखा रहा है, तो पीटीसी उसमें क्या रोल निभाती है? तो सबसे पहला, जो भी नर्स उसके अंडर में या फिर कोई पेशेंट किसी डॉक्टर के अंडर में जो ट्रीटमेंट ले रहा है, तो सबसे पहला काम होता है जो फिजिशियन का, वो रहता है एडीआर रिपोर्ट लिखना। मतलब जो भी एडवर्स ड्रग रिएक्शन वो पेशेंट में दिखाई दे रहे हैं उसका एक रिपोर्ट बनाना उस ड्रग के साथ। उसके बाद नेक्स्ट, ADR report form forwarded to clinical pharmacologist। ADR should be listed in medical record as a diagnosis whenever such applies। मतलब अगर कोई इंसान उस ड्रग के साथ या फिर उस ड्रग के खिलाफ साइड इफेक्ट दिखा रहा है तो फिजिशियन का ये ड्यूटी रहता है उस साइड इफेक्ट को रिपोर्ट करना इन द ADR रिपोर्ट फॉर्म, जो जाके आगे फॉरवर्ड होता है
क्लिनिकल फार्माकोलॉजिस्ट को फॉर द रिव्यूइंग, कि ये एक अगर नई एडीआर है तो उसको मॉनिटर किया जाए या फिर मेडिकल रिकॉर्ड में मेंटेन किया जाए उस एडवर्स ड्रग रिएक्शन को। तो ये रोल रहता है इस पूरे प्रोसेस को या फिर इस पूरे सिस्टम को मेंटेन करने का काम या फिर रेगुलेट और मॉनिटर करने का काम पीटीसी करता है। उसके बाद नेक्स्ट जो सेकेंड कमिटी है हॉस्पिटल फॉर्मुलरी, जिसको हम HCP भी बोलते हैं, इट इज इवैल्यूएटिंग एंड सिलेक्टिंग ड्रग्स टू बी यूज्ड इन हॉस्पिटल। Formulary system provides guidelines for procuring, prescription, dispensing, and administration of drugs in hospital. बहुत शॉर्ट में इसका जो डेफिनेशन है, इट इज एन इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट ऑफ द हॉस्पिटल कंटेनिंग कलेक्टिव लिस्ट ऑफ ड्रग्स। तो सारे हॉस्पिटल में सारे ड्रग इस्तेमाल नहीं किए जाते, सिर्फ सिलेक्टेड ड्रग्स ही इस्तेमाल किए जाते हैं हर एक हॉस्पिटल में। और उस हॉस्पिटल की जो सिलेक्टेड ड्रग्स रहते हैं या फिर सिलेक्टेड लिस्ट ऑफ ड्रग्स रहते हैं उसको ही हम हॉस्पिटल फॉर्मुलरी बोलते हैं। उसी लिस्ट को या फिर उसी फॉर्मुलरी को बार बार रिव्यू किया जाता है, उसको अपडेट किया जाता है अगर कोई नई ड्रग उस हॉस्पिटल में यूज करने वाले हैं तो। उसके बाद नेक्स्ट प्रिपरेशन ऑफ फॉर्मुलरी, तो उस फॉर्मुलरी को कैसे बनाया जाता है या फिर उस HCP को कैसे बनाया जाता है। व्हाट टाइप ऑफ पब्लिकेशन इज मोस्ट यूजफुल फॉर हॉस्पिटल, अगर उस फॉर्मुलरी को बनाना है तो रेफरेंस किस बुक से लेना चाहिए या फिर किस सोर्स से लेना चाहिए, या तो वो खुद की ओन फॉर्मुलरी हो या फिर हॉस्पिटल ने खुद से वो बनाई हो। सेकेंड है द सिंपल लिस्ट ऑफ ड्रग, जो भी सिंपल लिस्ट रहती है उसको रेफर किया जाए, या फिर परचेज फॉर्मुलरी डिवाइस, ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर अवेलेबल है मार्केट में जो कि एक फॉर्मुलरी सिस्टम प्रोवाइड करती है हॉस्पिटल को। तो ये तीन सोर्सेस हो सकते हैं, एक तो हॉस्पिटल खुद अपनी फॉर्मुलरी बनाए जिसको ओन फॉर्मुलरी बोलते हैं, सेकेंड है सिंपल लिस्ट ऑफ ड्रग्स, और थर्ड है सॉफ्टवेयर से उस फॉर्मुलरी डिवाइस को अपने हॉस्पिटल में इम्प्लीमेंट करना। उसके बाद फिक्सेशन ऑफ रूल्स ऑफ पीटीसी फॉर एडमिशन ऑफ फॉर्मुलरी, इफ फॉर्मुलरी इज प्रिपेयर्ड देन व्हाट टाइप ऑफ कंटेंट शुड बी एडेड। एक बार फॉर्मुलरी का गठन हो गया तो उसमें किस टाइप के लिस्ट या फिर किस टाइप की कंटेंट उसमें ऐड करना चाहिए, तो उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो किस फॉर्मेट में या फिर किस टाइप की उसमें लिखना चाहिए, तो सबसे पहला आना चाहिए RX राइटिंग, उसके बाद यूज ऑफ ड्रग्स, उसके बाद टेबल ऑफ मेट्रिक वेट्स एंड एपोथिकरी and household equivalents, section for calculation for dosage for children and pharmacological index, type of format of the formulary, size, loose leaf or leaflet, printed or mimeograph, extent of characterization and indexing। तो एक फॉर्मेट रहता है, तो सबसे पहला RX ये दो शब्द लिखने चाहिए। अगर कोई ड्रग, अगर एक स्पेसिफिक ड्रग है तो सबसे पहले RX लिखना चाहिए, उसके बाद उस ड्रग का यूज लिखना चाहिए, उसके जो वेट से या फिर जो एपोथिकरी और या फिर हाउस होल्ड इक्विवेलेंट है या फिर जो हम उसे बोलते हैं अगर 50 साल का पेशेंट है उसको कितने ग्राम का ड्रग देना चाहिए उसको हम टेबल ऑफ मेट्रिक वेट्स बोलते हैं। उसके बाद अगर जो चिल्ड्रन है डोजेस फॉर चिल्ड्रन उसको अलग, उसका अलग सेक्शन होना चाहिए, और अगर उसका कोई साइड इफेक्ट है या फिर कॉन्ट्रा इंडिकेशन है या फिर उसका कोई डिफरेंट रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है उसके बारे में भी लिखना चाहिए इन द सेक्शन नोन एज फार्माकोलॉजिकल इंडेक्स। तो मैं फिर से बता देना चाहता हूँ कि अगर कोई ड्रग है, एक स्पेसिफिक ड्रग है, तो उसका फॉर्मुलरी कैसे बनाना चाहिए या फिर किस फॉर्मेट में लिखना चाहिए, तो सबसे पहला उसका RX राइटिंग, RX राइटिंग के नीचे उसका यूज, उसके बाद उसका वेट्स मतलब उसके ग्राम
ग्राम में उसका लिखना चाहिए, एपोथिकरी सीजीएस सिस्टम में लिखना चाहिए और हाउस होल्ड इक्विवेलेंट्स में। उसके बाद एक अलग सेक्शन होना चाहिए फॉर दी डोजेस ऑफ चिल्ड्रन और फार्मेकोलॉजिकल इंडेक्स, जिसमें उसका एडवर्स ड्रग रिएक्शन, उसका साइड इफेक्ट और अगर कोई कॉन्ट्रा इंडिकेशन है वो उसमें लिखना चाहिए। अगर कोई डिफरेंट टाइप ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है या फिर इंट्राथीकल है या फिर इंट्राकार्डियल है तो वो उसमें मेंशन किया जाना चाहिए फार्माकोलॉजिकल इंडेक्स में। तो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा कि डिफरेंट कमिटीज या फिर डिफरेंट कमिटीज इन हॉस्पिटल का गठन क्यों किया जाता है और हॉस्पिटल फॉर्मूलरी किस फॉर्मेट में या फिर किस टाइप से लिखी जाती है। अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए सारंग मोरेज फार्मा एकेडमी को। अगर आपको कोई पॉइंट के ऊपर डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।